अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक न्यूमेरिकल लिया है और उसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के फॉर्मूले से, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के कॉन्सेप्ट से हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल कह क्या रहा है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अ यूनिफॉर्म रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर। एक यूनिफॉर्म रॉड है और उस यूनिफॉर्म रॉड को हमने सेंटर से सपोर्ट कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, इस बैलेंस्ड, हम उनको बैलेंस कर रहे हैं बाय फोर्स 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। उसके एक जानिब हम 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उसके दूसरे जानिब हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस रॉड को इस सेंटर पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अभी तक बात हमें ये समझ आ रही है। फिर क्या कह रहा है, इफ 20 न्यूटन फोर्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, 3 इसे कह लें 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से, इस सेंटर पॉइंट से 20 न्यूटन वाले फोर्स को, इफ अगर 20 न्यूटन फोर्स, अगर 20 न्यूटन वाले फोर्स को प्लेस रखा जाए एट अ डिस्टेंस, फासले पर, कितने फासले पर, 3 सेंटीमीटर के फासले पर। कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर। तो 20 न्यूटन के फोर्स को सेंटर से हमने 3 सेंटीमीटर के फासले पर लगा दिया। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड। तो बताइए जो दूसरी साइड आप 12 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो कितने फासले पर लगाएंगे। अब देखिए लॉजिकली समझते हैं, लॉजिक क्या कहता है। एक बैलेंस की मिसाल लेते हैं। बैलेंस जो हम देखते हैं नॉर्मल हमारे ग्रॉसरीज के लिए, जो बैलेंस तराजू जिसे हम कहते हैं, वो बैलेंस क्या कहता है, जितने लेफ्ट साइड का वेट होता है, जितने राइट साइड का वेट होता है, जब दोनों वेट बराबर होते हैं तो दोनों को एक सेम पोजीशन पे ले आता है, हम कहते हैं दोनों का वेट सेम है और बैलेंस हो जाता है। बैलेंस करने के लिए वेट सेम रखना पड़ता है। अब एक सवाल का यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा कि दोनों वेट सेम तो नहीं है। एक तरफ वेट 20 न्यूटन है, एक तरफ वेट 12 न्यूटन है, तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस किया जा सकता है कैसे, कि दोनों के टॉर्क सेम कर दिया जाए। टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है एफ पर और किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर पर। तो अगर किसी का फोर्स कम है तो हम उसका मोमेंट आर्म बढ़ा देंगे तो टॉर्क खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स है ना और ये 12 न्यूटन का फोर्स है, इसका टॉर्क, लाजमी सी बात है, इसका फोर्स ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा बनेगा, इसका फोर्स कम है तो टॉर्क कम बनेगा। मगर अगर मैं इस 12 न्यूटन के फोर्स के मोमेंट आर्म को बढ़ा दूं, इसका मोमेंट आर्म कितना है, 3, मान लेते हैं मैं इसको 5 कर दूं, तो मोमेंट आर्म बढ़ने का मतलब यहाँ का भी टॉर्क बढ़ जाएगा और दोनों टॉर्क आपस में बराबर हो जाएंगे और रॉड बैलेंस हो जाएगा। बट खैर सवाल क्या कह रहा है, अगर मैं 20 न्यूटन के वेट को सेंटर से 3 सेंटीमीटर के फासले पर रख रहा हूँ, तो बताइए 12 न्यूटन वाले फोर्स को सेंटर से कितने फासले पर रखना होगा ऑन दी अदर साइड, रॉड के दूसरे जानिब। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं जहां से हमने इस 20 न्यूटन वाले फोर्स को बैलेंस किया है वो ए पॉइंट है और जहां पर हम 12 न्यूटन वाले फोर्स को रखेंगे बैलेंस करने के लिए वो हम बी पॉइंट मान लेते हैं। तो एक ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट, और जिस सेंटर पे हमें इस रॉड को बैलेंस करना है उसे हम ओ पॉइंट मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला फासला निकालना है। तो देखिए ये वेट, इसको मान लेते हैं W1 और इसे मान लेते हैं हम W2। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर W1 ना लिखें तो W2 क्या करेगा, रॉड को नीचे की तरफ खींचेगा। जब ये रॉड को नीचे की तरफ खींचेगा तो रॉड कुछ इस तरह से रोटेट होगा
और जब रॉड इस तरह से रोटेट होगा तो ये रोटेशन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तो W2 जो टॉर्क बना रहा है वो कौन सा टॉर्क है, क्लॉकवाइज टॉर्क। अब इधर देखें, W1 अगर इसे नीचे की तरफ खींचेगा तो बॉडी इस तरह से रोटेट होगी, जो कि अपोजिट है। तो W2 की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लियर हो गई बात यहाँ तक कि W1 कौन सा टॉर्क बना रहा है, क्लॉकवाइज, W2 कौन सा टॉर्क बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर रॉड बैलेंस है, अगर रॉड बैलेंस है O पॉइंट के गिर्द, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें क्या बनाता है कि जितने क्लॉकवाइज टॉर्क हैं उतने ही क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अगर आप रॉड को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब W1 की वजह से जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है और W2 की वजह से जो क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, तभी ये रॉड यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अब इस सवाल में हमें क्या मालूम करना है कि W1 को हमने सेंटर से A पॉइंट पर लगाया है जो कि 3 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो बताइए W2 को सेंटर से ऑन द अदर साइड, दूसरी जानिब कितने फासले पर लगाएंगे कि दोनों का टॉर्क आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट समझ चुके हैं कि फिक्स पॉइंट के अराउंड जितने क्लॉकवाइज टॉर्क उतने ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है हमारे पास, W2। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, W1। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू आर और F इंटू आर। एक क्लॉकवाइज के लिए हो गया और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और हम जानते हैं F और W तो इक्वल है, दोनों ही फोर्स की यूनिट है, तो W इंटू आर और ये भी क्या हो जाएगा, W इंटू आर। अब ये कौन सा है हमारे पास, ये वाला जो साइड है मान लेते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए है, और ये वाला जो साइड है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है हमारे पास W2, तो यहाँ W2 कर लेते हैं, यहाँ R2 कर लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, W1, तो इसको W1 कर लेते हैं और इसको R1 कह लेते हैं, जो ये वाला फासला है R1, और R2 ये वाला फासला हो जाएगा। व्हाट इज R, R इज द डिस्टेंस, किसके दरमियान डिस्टेंस है, बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अप्लाइड फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स तक का फासला। तो देखिए ये मेरा पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा पॉइंट अप्लाइड फोर्स, हमारे पास W1 ये हो जाएगा 20 न्यूटन और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। W2 कितना है हमारे पास, जो क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है 12 न्यूटन, और R2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं R2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई से जरा आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। R2 हो जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 3 1 are 3, 3 4 are 12, R2 हो जाएगा हमारे पास 4 1 are 4, 4 5 are 25 सेंटीमीटर। देखिए क्या क्या समझा रहा था मैं कि अगर आपको फोर्स कम है और अगर आपको टॉर्क बढ़ाना है तो आपको मोमेंट आर्म बढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ का मोमेंट आर्म कितना है, 3, और यहाँ का मोमेंट आर्म कितना है, 5। कर लीजिए कैलकुलेट। जब मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टॉर्क कितना बना, 16, और यहाँ का टॉर्क फोर्स कितना है, 12, और जब मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो टॉर्क कितना बनेगा, 16। इसका मतलब जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अगर बॉडी क्या है, बैलेंस्ड। बैलेंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर नहीं। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है इफ अगर दी 20 न्यूटन फोर्स, अगर मैं 20 न्यूटन फोर्स को मूव कर दूं 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन, फाइंड द फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन फोर्स। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मैं इस A1 को 2 सेंटीमीटर और पीछे ले जाऊं, पहले तो 3 सेंटीमीटर अपनी जगह पे था, मगर 2 और ले जाने पर अब इसका मोमेंट आर्म और बढ़ जाएगा, तो क्या अब ये इस फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, इस टॉर्क को बैलेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अब मुझे बताना है सेकेंड पार्ट के अंदर कि अगर मैं इसको और पीछे ले जाऊं, और पीछे ले जाऊं, 3 सेंटीमीटर पे तो है, 2 सेंटीमीटर और पीछे ले जाऊं, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इस
12 न्यूटन के फोर्स को हम किस फोर्स से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये जो काम है ये आप लोगों पर डिपेंडेंट है कि आप कैसे करते हैं। कोशिश करें, कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं। देखें दोबारा समझिए इनको। अगर मैं W2 को 2 सेंटीमीटर और पीछे ले जाऊं तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, मगर R2 की वैल्यू वही रहनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, मगर F2 को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इस सवाल को रिपीट करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि ये सवाल आपने सही सॉल्व किया या नहीं किया। ठीक, उम्मीद है ये वीडियो पे आपको समझ पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।